जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री चैप्टर 1। हम लोग लघुत्री पढ़ चुके हैं, अब अति दीर्घोत्री हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व करना है। आगे हम लोगों का क्वेश्चन हो चुका है, अब आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसके बाद करवा देंगे, ठीक है। जो चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं उसके पीछे से क्या करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो डाल देंगे, ठीक है। देखिए, पहला आप लोगों का क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबुल और गैरीबाल्टी के योगदानों का को बताएं, ठीक, इसके बारे में करना है। तो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, देखिए इसका आंसर क्या होगा। इटली के एकीकरण में इन तीनों का योगदान निम्नलिखित है। क्या है? इन तीनों का योगदान अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है। मेजनी का योगदान, इसका उद्देश्य इटली का एकीकरण करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रभाव से इटली को मुक्त कराना था। किसका? इसका मेजनी का उद्देश्य क्या था? इटली को ऑस्ट्रेलिया से के प्रभाव से मुक्त बनाना था, ठीक है, यानी आज़ाद करना था, ठीक है, राष्ट्रवाद भावना से प्रेरित होकर। अब चलिए आगे देखिए, अगले स्लाइड में दिया हुआ है। हाँ, कार्बोनरी की सदस्यता ग्रहण की अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने यंग इटली यंग यूरोप की स्थापना की। कौन सा किया था? मेजनी ने किया था। अगला दिया है काबुल का योगदान इटली के, देखिए पेंसिल, हाँ यहाँ पे ब्लैक रेड ग्रीन कलर का। काबुल का योगदान इटली के एकीकरण के काबुल की ऑस्ट्रेलिया को ही सबसे बड़ा बाधक माना था। क्या माना था? सबसे बड़ा बाधक किसको? ऑस्ट्रेलिया को माना था। तो इसको पेन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हम्म, उसको कब माना था? 1860 ईस्वी से 61, ठीक, में काबुल ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली के सभी राज्यों को मिलाकर सभी लोगों से सहमति भी लिया, ठीक है। गैरीबाल्टी का योगदान, ऊपर दिए मतलब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कौन सा, गैरीबाल्टी के बारे में, ठीक है। उसने क्या क्या योगदान दिया था हम लोग लघुत्री में पढ़ चुके हैं, ये तो दिघुत्री है, लघुत्री में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे जाके क्वेश्चन देख लेना अगले वीडियो में, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 3 नंबर, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। तो विलियम जोन प्रासा का राजा था, क्या था? प्रासा का राजा था। इन्होंने जर्मन के एकीकरण को ध्यान में रखकर बिस्मार्क की, रुक जाओ यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से, हाँ, थोड़ा इसको पेन को थोड़ा कम करना, इतना हाई है जी, हाँ हाँ। तो देखिए, हाँ, बिस्मार्क को अपना संचालन बना लिया। बिस्मार्क एक प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क का कहना था कि जर्मन का एकीकरण रक्त और तलवार की नीति से होगा। उसका कहना था, जो कौन, बिस्मार्क, जो उसका कहना था कि अगर जर्मनी का एकीकरण करना है तो क्या करना पड़ेगा? रक्त से और तलवार की नीतियों से एक करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो सकता है, ठीक है। भारत में भी ऐसे ही हुआ था, कहीं मारपीट के कहीं से बात विचार से एक हो गया, ठीक है। हमारे देश में भी जो क्या जितने भी राज्य थे सब अलग अलग थे, ठीक है, सबको एक किया गया है। वैसे ही इटली में हुआ था जर्मनी। तो आगे बोल रहा है, रक्त और तलवार की नीतियों से होगा, न किसी आदर्शवादी की। बिस्मार्क ने सबसे पहले धन दौलत से प्रसार किया। स्थिति सुधार एवं सैनिक शक्तियों को भी मजबूत, मतलब सैन्य शक्तियों को भी किसने मजबूत किया? बिस्मार्क ने ही किया। उन्होंने अपनी जर्मनी के एकीकरण के लिए निम्नलिखित देशों से युद्ध किया, मतलब बहुत उसके बीच में कठिनाई थी। चलिए अगला देखते हैं, आगे दिया है कौन कौन, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और सेडान। इन लोगों के साथ क्या किया था कि ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हराया। सेडान ने युद्ध के बाद जर्मनी का उदय महाशक्ति के रूप में हुआ। जर्मनी का हुआ एक महाशक्ति के रूप में, ये क्या होगा? उदय हो गया इसका। फिर अगला देखते हैं, राष्ट्रवाद के उद्देश्य के कारणों एवं प्रभाव की चर्चा करें। क्या कर रहा है? राष्ट्रवाद के उद्देश्य, कारणों एवं प्रभाव की चर्चा करें। तो हम लोग अभी कारण जानेंगे, ठीक है। क्या कारण? देखिए, इसका कारण यह है, राष्ट्रवाद के उद्देश्य, जो उदय के कारण, क्या है? उदय के कारण, सॉरी, उदय के कारण। तो फ्रांसीसी क्रांति एवं नेपोलियन की विजय शक्ति से यूरोप में राष्ट्रवादी भावना का उजागर हुआ। क्या हुआ? उजागर हुआ। राष्ट्रवादी की दूसरा नंबर दिया है, दूसरा नंबर कह रहा है, राष्ट्रवादी की भावना को उजागर किया नेपोलियन ने। जिस जिस राज्यों को जीता था उस राज्य में, ये क्या था? जिस जिस राज्य को जीता था उस राज्य, शिक्षा, व्यापारिक इत्यादि के उदय से राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ। ऐसे वर्ग क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए। क्या किए थे? महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए थे। चलिए हम लोग अगला देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर स्लाइड में क्या दिया है। हाँ, इसका प्रभाव क्या पड़ा था? देखो, पहला इसमें दिया है, राष्ट्रवाद के उदय के प्रभाव से बहुत सारे आंदोलन एवं क्रांति हुए। क्या हुए थे? जब राष्ट्रवाद के उदय के प्रभाव से बहुत सारे आंदोलन एवं क्रांति हुए, जिसके अनेक नए राष्ट्रों का उदय हुआ। क्या हुआ था? अनेक नए राष्ट्रों का क्या हुआ था? उदय हुआ था। दूसरा नंबर बोल रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का प्रभाव एशिया और अफ्रीका में भी पड़ा और यहाँ भी राष्ट्रीय आंदोलन होने लगा। क्या हुआ? यहाँ पे भी राष्ट्रीय आंदोलन होना शुरू हो गया। देखिए, तीसरा नंबर कह रहा है, राष्ट्रवाद के उदय के प्रभाव से मनमानी करने वाले शासक का प्रभाव कमजोर हो गया। क्या हो गया? जो मनमानी कर रहे थे वहाँ के शासक, उनका क्या होगा? प्रभाव कमजोर पड़ गया। चलिए आगे देखते हैं, 7 नंबर स्लाइड में देखो, इसका क्वेश्चन किसको किसको पता है? 4 नंबर यही होगा। देखो, जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति का विवरण करना है। देखो, इसका चार्ल्स एक्स के शासन में जुलाई 1830 की क्रांति हुई थी, जो फ्रांस के उभर रहे राष्ट्रीयता और क्रांति को दबा रहा था। क्या कर रहा था? कौन? चांसलर एक्स ने क्या किया? फ्रांस के उभर रहे राष्ट्रीयता और क्रांति को इसने क्या किया? दबा दिया। कब? 1830 में, जुलाई 1830 ईस्वी। ये समझ आया? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा 1830 में, हाँ। चलिए अगला है, ये देखते हैं, पोलिंगेन पोलिगने को प्रधानमंत्री चांसलर एक्स ने बनाया। क्या किया था? पोलिंगनेक को किसने प्रधानमंत्री
चार्ल्स एक्स ने बना दिया। पोलिंग ने प्रधानमंत्री बनते ही क्या किया? शासन नागरिक संहिता के स्थापना पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की किया। उसने विशेष अधिकार देने का प्रयास किया। क्या किया था? इसने विशेष अधिकार देने का प्रयास किया। इस कदम को उदारवादियों के देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गई, सॉरी उदारवादी पक्ष समझता। फिर प्रतिदिन सदन एवं यहाँ पे फिर कॉलम का यूज अब नहीं करेंगे, पेन का यूज अब नहीं होगा। हाँ कैसे देखो दिखाई नहीं दे रहा है बार बार इसको। उदारवादियों ने पोलिंगने का विरोध करने लगा। इस विरोध के जवाब के रूप में चांसलर एक्स ने 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों द्वारा उदारवादियों को दबाने का प्रयास किया। इसने भी क्या किया था? उदारवादियों का क्या उनकी बात को दबाने का प्रयास किया था। फिर पेरिस में ही लहर दौड़ी जो फ्रांस का जुलाई 1830 की क्रांति हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यही है जी, हाँ। और लास्ट एक क्वेश्चन बचा है, यही 5 नंबर। उस देखिए, उसके बाद अगला आप लोगों को वीडियो देख लेना, उसमें आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़ दिया जाएगा। देखो बाबू यहाँ पे हर एक एग्जाम की आपको तैयारी कराएंगे हम। ठीक है, आप जो बोलोगे कमेंट कर देना। ठीक है, उस पर मैं वीडियो बनाकर डाल दूँगा। ठीक है, हाँ जो पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान में रखकर उसको पढ़िए, आपका रिजल्ट पक्का हो जाएगा। ठीक, देखो 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दें। क्या कर रहा है? यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दें। तो देखो, यूनान का अतीत फ़र्क करके जैसा था, फिर भी यूनान तुर्की का गुलाम था। क्या किसका गुलाम था जी? तुर्की का। कौन? यूनान। ठीक है, तुर्की का गुलाम था। देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बना सकता है एग्जाम में। ठीक है, गुलाम कौन था? यूनान तुर्की का गुलाम था। जब फ्रांस की क्रांति हुई तो यूनान ने लोगों में भी राष्ट्रवादी भावनाओं का उजागर हुआ। तुर्की शासन से स्वयं को अलग करने के लिए यूनान के लोगों ने भी आंदोलन शुरू कर दिया। जैसे ही तुर्की शासक को इस आंदोलन का पता चला तो यूनान के लोगों को कहाँ है जी? यूनान के लोगों को देखो, जब तुर्की शासन को आंदोलन का पता चला तो यूनान के लोगों को यह कुचलने लगा और आंदोलन को दबाने लगा। कौन? तुर्की के शासक। कौन? तुर्की के शासक ने जो यूनान के लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे उनको क्या करने लगा? कुचलने लगा और उन्होंने आंदोलन को दबाने लगा। ठीक, फिर लंदन में हुए सम्मेलन के निर्णय अनुसार इंग्लैंड, फ्रांस एवं रूस के मिलकर तुर्की के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया। देखो कौन कौन 3 को देश मिला था? इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, तीनों मिलकर किस पर? तुर्की पर क्या किया था? कार्रवाई किया था, कार्रवाई करने का निर्णय भी लिया। इस संयुक्त कार्रवाई से तुर्की बुरी तरह से युद्ध में हार गया। ये तीनों लोग मिलकर क्या किया था? तुर्की को हराया था। ठीक है, नमस्कार, राधे राधे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ।